नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप लोग आने वाले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देते हैं तो आप अपने शिफ्ट के सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया कि 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। तो ये जो मैच है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने खेला था नमो स्टेडियम में, और इसमें भारत ने हरा दिया था वेस्ट इंडीज को। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के सबसे मूल्यवान बीमा के लिए हमारे देश का जो LIC है वो किस स्थान पर रहा था। तो LIC का स्थान था इसमें 10वां। वहीं पर अगर हम लोग टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो इसमें 5 चीन की कंपनियां थीं, और चीन का जो पिंग एंड इंश्योरेंस है वो आपका इसमें टॉप पोजीशन के ऊपर रहा था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय अभिनेता ने NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को जारी किया है। अब देखिए, भारत के अगर हम लोग अभिनेताओं की बात करते हैं तो हमारे भारत में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कमल हसन और रजनीकांत ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने आपके नॉन फंजिबल टोकन्स को जारी किया है। क्या होता है ये? तो एक प्रकार का ये हमारा डिजिटल एसेट होता है जिसमें आपके ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है किसी भी एसेट के ओनरशिप का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये सारे अभिनेताओं ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए जो महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब किसने जीता। तो ये पिछले साल नवंबर में हुआ था, और इसमें जो मणिपुर की टीम है उसने रेलवे की टीम को हरा दिया था, और 21वीं बार इस खिताब को जीता है मणिपुर की टीम ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी 2022 में जो आपका संतोष ट्रॉफी हुआ है इसको केरल की टीम ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना है इसकी शुरुआत किसने किया। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की बात करते हैं, इसकी शुरुआत की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निमहंस बेंगलुरु के साथ में मिलकर के। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जो गिरिराज सिंह हैं जो कि आपके बिहार से लोकसभा के सांसद हैं बेगूसराय से, ये हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया था कि इस साल जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता। तो ये जो सिल्वर मेडल है वो हमारे भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो एक प्रश्न आया था कि बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके 7वें स्थान पर है। किसमें? ये आपके 7वें स्थान पर है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 7 की बजाय ऑप्शन में 6 दिया गया था, तो अगर 6 होगा तो आप लोग 6 को टिक करेंगे, अदरवाइज 7 को ही टिक करेंगे। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है। दूसरे नंबर पर चीनी भाषा मंदारिन है, इसमें कई बार चेंज होता रहता है। तीसरे नंबर पर हमारे देश की हिंदी है। चौथे नंबर पर स्पेनिश है, फिर आपका फ्रांसीसी है, छठे पर अरबी है, और 7वें स्थान पर आपको बांग्ला भाषा देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तरी भारत में जो मकर संक्रांति है वो किस माह में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर साल आपके जनवरी या फिर हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष माह में मनाया जाता है।
तो ये हमारा वो माह होता है जब सूर्य मकर राशि के ऊपर आता है। तो जनरली ये जो त्यौहार है वो आपके जनवरी में 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का उपयोग जो है वो आपका भारत देश करता है। तो ध्यान रखिएगा 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और उस समझौते के अंतर्गत हमारा देश भारत सिंधु नदी के 20% पानी का यूज करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 19 सितंबर 1960 को उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में पाकिस्तान के कराची में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है वो किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो इसी में कहा गया है कि जो संघ है उसकी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के भीतर निहित होंगी। वहीं पर आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, यानी कि जो इनका निर्वाचक मंडल होता है। अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है। 56 में कार्यकाल का बात हुआ है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 59 में इनके कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ और अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये हमारा है 86वां संविधान संशोधन जो कि आपके 2002 में हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये आपको आर्टिकल 21A में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया था और ये आपके 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये सारे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर आप लोग ध्यान दे करके चलेंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में एक प्रश्न आया था, एक तरफ आपको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया था, दूसरी तरफ स्पीशीज दी गई थी और इनका सही मिलान आपको करना था। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, बीजाणु निर्माण जिसे आप लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, ये म्यूकर, मांस, फर्न, कवक और राइजोपस में होता है। विखंडन की बात करें तो द्विविखंडन आपके पैरामीशियम और अमीबा में होता है। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। मुकुलन की बात करें तो ईस्ट और हाइड्रा आपके मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन के द्वारा प्लानेरिया और हाइड्रा रिप्रोडक्शन करते हैं। खंडन की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो स्पाइरोगोइरा आपके खंडन से करता है। कायिक प्रवर्धन की बात करें तो आलू, प्याज, केला ये सारे आपके कायिक प्रबंधन के जरिए प्रजनन करते हैं। फिजिक्स में एक प्रश्न आया था कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ये किसने दिया था या इसकी खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि माइकल फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी। 29 अगस्त 1831 में माइकल फैराडे ने ये आपकी डिस्कवरी की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तल दर्पण के लिए कौन सी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो छोटा और वास्तविक बनेगा। तो ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उत्तल दर्पण के लिए जब आपकी वस्तु कहीं अनंत पर होगी या फिर सी से दूर होगी तो उस स्थिति में जो इमेज है वो आपका छोटा बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु अनंत के ऊपर होगी तो आपकी जो इमेज है वो पॉइंट फॉर्म में फोकस के ऊपर बनेगी और अगर ये आपके कहीं सी पर होगा तो जो इमेज है वो F और C के बीच में छोटी सी बनेगी। फिर एक प्रश्न आपके V=IR के ऊपर आया था, यानी कि न्यूमेरिकल था। इसके अलावा लेंस और मिरर से भी कई सारे न्यूमेरिकल आए थे। तो वो प्रश्न क्या थे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला है। अगर आप में से किसी को याद है तो आप लोग नीचे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बता सकते हैं, जिससे इसकी PDF में उनको इंक्लूड किया जा सके। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री से फिर आपके 3 से 4 प्रश्न रिएक्शन से आए थे। देखिए, एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से
कौन सी उदासीनीकरण की अपक्रिया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उनके द्वारा लवण और पानी का निर्माण किया जाता है और इसी को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl जब आपके NaOH के साथ करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। इसी प्रकार से KOOH जब आपके HNO3 के साथ में करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ तो ये आपका KNO3 प्लस जल बनाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तो MgCl2 बनाता है। इसी प्रकार से जब आपका H3PO4 CaOH के होल ट्वाइस के साथ करता है तो ये आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस बनाता है। तो ये कई सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम के अयस्क की बात की जा रही है तो इसमें आपका सबसे प्रमुख बॉक्साइट है, फिर आपका क्रायोलाइट है और फिर आपका है कोरंडम। तो ये सारे हमारे एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। ये आपके 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके 3+ पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन की आणविक संरचना है? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है, ऐसे आपको पता होगा, इस प्रकार से, ऐसे कुछ इस प्रकार से आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बेंजीन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 इसका फार्मूला होता है और इसमें हमारे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो अगर आप लोग पेट्रोलियम पदार्थों को जलाएंगे तो इससे आपको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। किसके? सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो आपके पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणुओं के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक प्रेसिपिटेट है। फिर आपकी क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकलती है। तो इस प्रकार से पहली शिफ्ट में जो भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे, जो मुझे प्राप्त हुए, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे हम लोग कल जो आपके तीसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के टोटल प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल तीसरी शिफ्ट की एनालिसिस नहीं आ पाई थी तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जो भी आपके जीके और करंट अफेयर से प्रश्न आए हैं उनको फिलहाल के लिए करेंगे डिस्कस। तो देखिए, करंट अफेयर में एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 8वीं बार खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था और इन्होंने ध्रुव सीतावाला को इसमें हराया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में भारती एयरटेल ने वोडाफोन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौता किया? तो यहाँ पर टोटल 4.7% हिस्सेदारी के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन से नाम से भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है? तो ये आपके टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, नाम इसका है टोयोटा मिराई और इसकी रेंज कितनी है? तो 650 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि एक बार चार्ज करने पर ये आपके 650 किलोमीटर चलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया है? तो ये जो होप एक्सप्रेस है इसे महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जो पुरुष एकल का खिताब है इसे जीता है लक्ष्य सेन ने। आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष युगल की बात करते हैं तो यस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल का खिताब जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये जो इन हाउस मैसेजिंग ऐप है इसका नाम है आसिग्मा, यानी कि आर्मी सिक्योर इंडिजीनस मैसेजिंग ऐप इसका नाम है और इसको भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। अब हम लोग स्टैटिक जीके से जो आपके कल तीसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक प्रश्न आया था कि जो हमारे देश बंधु चितरंजन दास साहब थे इनका पेशा क्या था। तो ये आपके पेशे से वकील थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और इसमें टोटल आपकी 250 सीटें होती हैं, जिसमें से आपके 238 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, जबकि 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की जो संरचना होती है इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 80 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस शासक के द्वारा जैन धर्म से संबंधित जो जल मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने? राजा नंदीवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है और इसका निर्माण 528 बीसी में बिहार के नालंदा में करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। तो ये आपको अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा और इसके अनुसार हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत की 2 आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई थी, जिसमें से एक हिंदी था, दूसरी यहाँ पर अंग्रेजी थी। बाद में 1963 में जब राजभाषा अधिनियम आता है तो अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीएम नरसिम्हा राव के समय जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। तो इसके हमारे जो शिल्पकार थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, क्योंकि वो उस समय हमारे भारत के वित्त मंत्री थे और ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये इस प्रकार से 1 जून को हमारा इंटर करता है और ये आपके पश्चिमी घाट से टकरा करके जो भी यहाँ पर तट के पास वाले हिस्से हैं यहाँ पर वर्षा करता है। तो पश्चिमी तट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है और उसके बाद में ये पूरे भारत में वर्षा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन में एक गंडक दिया गया था, गंडक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो आपकी न्यांग, पारलुंग, लोहित, उसके अलावा कोलोंग, धनसरी, दिसांग, दिहिंग, कामेंग, रैदाक, जलढका, तीस्ता, ये सारी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण भारत में कौन सा फसल की कटाई से संबंधित त्यौहार है। तो देखिए एक तो आपके तमिलनाडु में त्यौहार होता है जिसका नाम पोंगल है और एक त्यौहार का नाम ओणम है जो कि आपके केरल में मनाया जाता है। ये दोनों दक्षिण भारत के फसल कटाई के त्यौहार हैं। बाकी मकर संक्रांति हमारे पूरे भारत में होता है। लोहड़ी या बैसाखी की बात करें तो ये आपके पंजाब में होता है। बिहू की बात करें तो ये आपके असम में फसल कटाई का एक त्यौहार है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मांग के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे कि कीमतें बढ़ने से मांग बढ़ती है, बिल्कुल सही है। मांग घटती सीमांत उपयोगिता से लिया गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1957 और 1986 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस कमेटी का गठन किया गया था।
तो आपकी टोटल 5 समितियां हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। 1957 की बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और आपकी है PA थुंगन कमेटी जिसका गठन 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस योजना में 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है। तो इसके लिए पहले प्रीमियम 12 रुपये था, अब इसको इसी साल बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। नाम इसका है PM सुरक्षा जीवन बीमा योजना और ये जो योजना है 8 मई 2015 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता से शुरू किया गया था। फिर एक प्रश्न आया था कि किसके अंतर्गत सभी के लिए समान कानून लागू होता है। तो ये आपका विधि के द्वारा कानून है जो कि हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए 1987 में कौन सा समझौता हुआ था। तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है वहां पर दुनिया के देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का समझौता किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उड़ीसा में बोलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट ये जो जिले हैं वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन में दुनिया में आपको शीर्ष स्थान पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 24 अगस्त 2022 को पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया और कल आपके तीसरी शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न आए थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।